हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस करनी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आज का ये उसी का नेक्स्ट क्रम होगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ही वो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये 11वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फुल प्रैक्टिस सेट होगा एक नए लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर प्लस जो है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध कौन है, तो सभी को पता है, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने ही किया। इन्होंने जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना जो है गृह त्याग किया, घर को त्याग दिया था। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया बौद्ध के साहित्य में महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण जो है इनको गृह त्याग की घटना को कहा गया, जो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। इसके बाद इन्होंने जो है बोध गया में एक पीपल वृक्ष है। पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी है। ठीक है, निरंजना नदी बहती बहती थी उसी के किनारे। और इन्हें जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये कब भारत में आई, सन 1600 ईस्वी में आई थी। अब 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1600 ईस्वी में इस समय जो है भारत में मुगलों का शासन था, तो मुगल सम्राट हो जाएगा। उस समय अगर हम देखें तो कौन सा था, तो सन 1600 में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। ठीक है, अकबर का जो कार्यकाल था 1556 में ये सम्राट बना था और 1605 तक ये जो है सम्राट रहा था। तो इसी के पीरियड में जो है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये क्या थी, तो 31 दिसंबर का दिन था सन 1600 में। और व्यापारियों का एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था। तो मुगल सम्राट अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता है, इनमें से नेता था। अवध क्षेत्र में जब कृषक आंदोलन हुआ तो उसके नेता जो थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था, बाबा रामचंद्र नाम था। ए पार्ट हो जाएगा। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो ये महाराष्ट्र से आए हुए थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने अवध में जाके कृषक आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध जो है अवध के किसानों को संगठित करने के लिए जो है पहल किया। ये सन्यासी वेश में रहकर जो है सभाएं आयोजित करते थे और रामचरितमानस का पाठ इनके द्वारा किसानों को जागृत और संगठित किया गया, रामचरितमानस पाठ के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से 1920 अक्टूबर में प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में जो है इन्हीं के द्वारा समानांतर संगठन अवध किसान सभा की स्थापना की गई। अवध किसान सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1920 में किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विस्तृत बताया गया है। यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो ए वो ह्यूम था, इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया था। ठीक है, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जहाँ पे इसकी स्थापना किया गया था इसके तहत। और इसका प्रथम जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ जो सत्याग्रह वो था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें इसमें जो है नील कृषक ये यहाँ पे क्या था कि 3/20वें हिस्से, ठीक है, खेती जो करते थे उसका 3/20वां हिस्से पर नील की खेती को करना अनिवार्य था। तो इसे क्या कहते थे, एक 3 कठिया पद्धति इसलिए कहा जाता था इसको, 3 कठिया पद्धति। तो ये क्या था, ये जो है जर्मनी में उसमें रासायनिक रंगों के आविष्कार के बाद
चंपारण के यूरोपीय बागान जो थे मालिक थे नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध में मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए जो है बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी कर को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफी मुखर हुआ। किसानों के समक्ष जो है उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया गया। मामले में गांधी जी ने के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। अंततः चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 बनाकर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं बागान मालिक अवैध वसूली का 1/4 वापस करने को भी राजी हुए थे। तो ये हुआ था, इसमें आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भारतीय संविधान को क्या माना गया है? भारतीय संविधान को एक संघीय माना गया है, एकात्मक माना गया है या संसदीय माना गया, या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, जो भारतीय संविधान है वो विधान रूप में तो संघीय, लेकिन भावना में उसको एकात्मक माना गया है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी पार्ट करेक्ट है। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया? मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाग 4 का में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है? भाग 2 में है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है, जो कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, मूल अधिकार। इसके अलावा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। ठीक है, यह अनुसूची वाला गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था ने? ग्राम सभा बिल्कुल है, ग्राम पंचायत बिल्कुल है, न्याय पंचायत बिल्कुल है, ग्राम सहकारी संस्था जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है, बांटा गया है? तो विश्व को टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये क्या है? माउंट है, माउंट मतलब पर्वत है। माउंट किलिमंजारो इसका नाम है, तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। और ये कहाँ पर? तंजानिया तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के देश है तंजानिया, वहीं पर किलिमंजारो जो स्थित है, और जो कि ये क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत जो है एकल पर्वत है, यानी कि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? पारिस्थितिकीय निकेत की बात करेंगे किसी जीव का, तो जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से संबंधित होता है। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट इसका भी राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदूषण के नियंत्रण में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? एसपीएम का फुल फॉर्म बताना है। प्रदूषण के टर्म में एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। ये अत्यंत महीन धूल कण होते हैं, जो कि 10 माइक्रोमीटर से जो है क्या होते हैं? छोटे कण को जो है PM10 कहा जाता है। ठीक है, तो यही एसपीएम मतलब पार्टिकुलर मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसको इसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है? तो वो संगठन है IUCN, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 को 5 अक्टूबर को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28। ठीक है, COP28 में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पूरा नाम है, इसमें हुए अंतिम समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प वर्ष 2050 तक नेट शून्य का लक्ष्य प्राप्त करने से संबद्ध है? तो यह हो जाएगा जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध समाप्ति करने का। ठीक है, तो यह लक्ष्य रखा गया है COP28 में, जो कि ये कहाँ पर हुआ था? तो ये 2023 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? 2023 में ये दुबई में संपन्न हुआ था। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में ये संपन्न हुआ था, जहां पर ये
वर्ष 2050 तक जो है नेट शून्य का लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित है। 2024 वाला फिर कहाँ हुआ? 2024 का जो हुआ वो हुआ COP 29 के नाम से जाना जाता है, COP 29 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसमें इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये नवंबर 2024 में बाकू में हुआ था। बाकू कहाँ है? अजरबैजान, अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था। इसके बाद 2024 का हो गया। अब हम बात करें 2025, यानी कि कॉप 30 जो कि 2025 वाला, तो ये कहाँ पर हुआ? तो COP 30 जो हुआ था ये बेलम शहर है, बेलम शहर है कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ था। ये भी नवंबर 2025 में हुआ है, ठीक है। इसके बाद कॉप कॉप 31 जो कि होगा 2026 में, तो 2026 में कहाँ पर प्रस्तावित है या कहाँ पर होगा? तो ये होगा अंताल्या। अंताल्या जो है तुर्की का एक शहर है, तुर्की। तो तुर्की के अंताल्या में जो है ये नवंबर 2025 में आयोजन होगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों में से बताना कौन सा सही है? पहला, उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है और दूसरा 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बटा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही है बी पार्ट, ना तो एक ना तो दोनों गलत है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो टोटल 9 है, तो इसलिए दोनों गलत था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा से आपको नाम यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या फिर अभ्यारण्य यह चंदौली जिले में पड़ता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि किस डिवाइस का प्रयोग या उपयोग किया जाता है हार्ड कॉपी को प्रदान करने के लिए? तो हार्ड कॉपी किससे निकलता है? प्रिंटर से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रिंटर वो डिवाइस होता है जिसका उपयोग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गया, इमेज है, अन्य जो है सामग्री है जो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ ये होता है कि यह क्या करता है? बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ जो है ये क्या करता है? संचालन करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। संचालन किया जा सकता है, ठीक है। जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल है? यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गंतव्यों की तो बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो वो पिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, मोहबा ये सभी आता है, ठीक है। ये बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लुगदी कागज और गत्ते के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिजनौर जिला और प्लस सहारनपुर, सहारनपुर और बिजनौर जिला फेमस है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, झांसी में क्या है? गुड्डों का निर्माण होता है, नए और मुलायम जो खिलौने होते हैं वो उसके लिए जो है झांसी प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर इसमें हम आगरा की बात करेंगे तो ये चर्म उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया। रायबरेली की बात करेंगे तो लकड़ी का कार, यहाँ बांस की उत्पादन बांस बरेली भी कहा जाता है। रेल के पहिया के कारखाने रायबरेली में, नहीं सॉरी बांस नहीं होता, लकड़ी का कार होता है, ठीक है। बांस बरेली जो है वो बरेली, सिर्फ बरेली को कहा जाता है। रायबरेली में पहिया, रेल पहिया के कारखाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, लकड़ी का कार, ये सभी यहाँ से बनते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बांदा जिला की बात करेंगे तो ये प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जिला है जो अपने सजर पत्थर, ठीक है, साजर पत्थर या सजर पत्थर के लिए इस पे प्रसिद्ध है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बांदा में ही कालिंजर का किला स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी, सिरेमिक सिटी की बात करेंगे तो वो कहा जाता है खुर्जा को। खुर्जा जो है ये बुलंदशहर जिले में स्थित है, जिसको सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते के नारे का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था इन्होंने और इन्होंने अपने भाषण में ये नारा दिया था। चलिए निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी?
ये इसमें से तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछे जा तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन मथुरा थी। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और इसमें इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वज्र जो था महाजनपद था और इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, अंग जो था महाजनपद था और इसकी राजधानी चंपा थी। तो अंग की राजधानी का नाम क्या है, चंपा है। और काशी जो थी, ये अगर बात करेंगे काशी तो ये महाजनपद है, काशी की महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, बनारस का विद्रोह हुआ था 1780-81 में, और उस समय इसका नेतृत्व किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था उस समय, तो उसने 1778 में क्या किया था, चेत सिंह से जो है 5 लाख रुपए का जो है युद्ध कर के रूप में मांगा था। 5 लाख रुपए मांगा गया था चेत सिंह से। तो चेत सिंह के द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार का विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को सरलता से हेस्टिंग्स के द्वारा दबा दिया गया और चेत सिंह के भतीजे महिब नारायण को राजा बना दिया गया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया था। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन से जिले में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ है, इसमें ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ जिले में हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक ग्राम है आजमगढ़ जिले में, पंदहा नामक ग्राम। ठीक है, पंदहा नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए, इनका एक याद रखिएगा रचना जो की है घुमक्कड़ सात्र, ओल्गा से गंगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इन्हें 1963 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियां और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है। तो वो होता है स्वांग कला। ठीक है, ये जो है क्या है, नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियां होती हैं और गाथा गीत इसमें प्रदर्शन सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कथक कलाकार नहीं है। कथक कलाकार की बात करेंगे तो बिरजू महाराज हैं, लक्ष्मू महाराज भी हैं, सितारा देवी। किशन महाराज जो है ये कौन है, ये तबला वादक थे, ना कि कथक कलाकार हैं। ठीक है, तो तबला वादक ये थे कौन, किशन महाराज। बाकी इसमें से बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी, ये सभी जो है कथक नृत्यांगना या कथक कलाकार थे। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। कौन सी नृत्य, इसमें से कौन सा जो है वो नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये सभी क्या है, गायन से संबंधित है। ठीक है, किससे, गायन से संबंधित है। हालांकि अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह ने, इन्होंने कथक नृत्य को परिचय दिया था। इस नृत्य का मुख्य किला लखनऊ है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजन होता है। बटेश्वर मेला की अगर बात करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मेले लगते हैं प्रतिवर्ष, तो 2250 मेले लगभग लगते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को दर्शाता है। तो अब बटेश्वर मेला जो लगता है ये आगरा में लगता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मेला जो लगता है वो मथुरा में लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम मेला जो लगता है वो पीलीभीत जिले में लगता है। सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य इनमें से क्या नाम है। तो जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, तो इन्होंने पद्मावत लिखा है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है या मेघदूतम, ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और विनय पत्रिका जो है ये किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं टोटल। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 31 है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा में कुल सीट कितनी है, तो 80 है, ये भी याद रखिएगा। और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती हैं, तो 250 होती हैं। लोकसभा की कुल सीटें 550 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आए थे। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये 1937 से द्विसदन जो है द्विविधानमंडल द्विसदनात्मक, ये 1937 से इसका गठन किया गया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा का गठन अगर हम बात करेंगे राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या तो उत्तर प्रदेश में 403 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या तो टोटल 100 है।
कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? तो ये अगर हम बात करेंगे तो 15 से 29 वर्ष की आयु में के मध्य जो होते हैं वो युवा कहलाते हैं, ग्रामीण युवा कहलाते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसने 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में बड़े पैमाने पर इसको लागू किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र की जब बात करेंगे तो वहां पे उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वो करता है अध्यक्षता। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा यह शुरुआत किया गया वर्ष 2001 से, 1 जुलाई 2001 को किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? इनमें से होता है तो वो होता है लेखपाल। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो आयकर की माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए आयकर अधिकारी को लिखा जाएगा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है, तो देखिए जीभ के आधार पर अगर किया जाता है स्वरों का वर्गीकरण, 3 प्रकार का होता है। उसमें अग्र स्वर आता है, दूसरा उसमें मध्य स्वर हो जाता है, तीसरा उसमें आ जाता है पश्च स्वर, लेकिन विवृत स्वर उसमें नहीं होगा। तो आंसर यही विवृत स्वर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं आएगा। अब अग्र स्वर की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, ये 4 वर्ण होते हैं जो अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर है, छोटा आ। पश्च स्वर में अगर देखा जाए तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए नहीं होगा, ए तो अग्र स्वर में है, तो ए ना होके ओ और आओ हो जाता है, ओ और आओ। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पश्च स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? विवृत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, जैसे बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ, तो आ करेंगे आपका पूरा खुल जाएगा, तो इसको कहते हैं विवृत स्वर। ये किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मुख के द्वार के खुलने के आधार पर जो है स्वर 4 प्रकार का होता है। उसमें विवृत स्वर होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है, समृत स्वर होता है और अर्ध समृत स्वर होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार होता है। चलिए, तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह का प्रयोग तो बताना। ये वाला विराम चिन्ह जो है किसमें प्रयोग किया जाता है, इसका नाम क्या है? तो ये एक तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। क्या है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। बराबर का चिन्ह जो होता है इसको तुल्यता सूचक कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह जो दिया गया वो किस प्रकार का चिन्ह होता है? तो ये होता है 2 बिंदी 1 कामा, इसको कहा जाता है विवरण चिन्ह। ठीक है, संयोजक डैश होता है। लागू चिन्ह की अगर बात करेंगे तो ये होता है इस तरीके से। चलिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पुरुष, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मैं हम, मध्यम पुरुष तू तुम आप, और अन्य पुरुष ये है वो हो ये मैं, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें रेखांकित शब्द धीरे धीरे जो है इसका बताना है क्या है ये? तो धीरे धीरे जो इसमें दिया गया है ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखने का कार्य हो रहा है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। किसको देखा जा रहा है? पक्षी को देखा जा रहा है, मतलब कर्म को देखा जा रहा है, मतलब हो रहा है, कर्म पर बल पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। अगर हम बात करेंगे तो कर्म कारक क्या है? तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है, यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा। इसका विभक्ति भी होता है को, कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है? को होता है। ठीक है, लेकिन बहुत से ये चिन्ह होता है, बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। जैसे अगर हम बात करेंगे तो बुलाना है, सुलाना है, कोसना है आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। ठीक है, जैसे सोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा, तो पहले जो वाक्य है सोहन ने सांप को मारा, उसमें मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है, अतः सांप जो है कर्म कारक हो जाएगा। इसके साथ परसर को लगा हुआ है। दूसरे वाक्य में जो है लड़की ने पत्र लिखा, यहाँ पे लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा,
तो पत्र जो है कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, को चिन्ह जो है नहीं लगा है। तो इस प्रकार ये भी ध्यान में रखना है, को लगा है नहीं लगा है उससे कोई मतलब नहीं है। फल का प्रभाव किस पर पड़ता है ये आपको ध्यान देना। चलिए, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होगा। देखिए, तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगाकर जुड़ा जाता है, बोला जाता है, उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और एक होता है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है कि क्रिया के अंत में लगाकर बनता है, वो होता है कृत प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें देवी, तो देवी जो है क्या है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि तद्धित देव शब्द जो है क्या है, देव एक जो है संज्ञा है, तो देव इससे में ई लगाएंगे देवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। बोली, तो बोली में अगर हम देखें तो ये किसका है, ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है, क्योंकि बोली में हम बोल प्लस ई करेंगे। ठीक है, तो बोल शब्द क्या है, क्रिया है, धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो लग रहा है कृत्य, तो एक क्रिया में अगर आप ई प्रत्यय लगाएंगे तो उसको बनाएंगे तो कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं। बाकी गर्म से गर्मी, तेल से तेली, तो ये सभी क्या है, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत पर्याय क्या है इसमें से। यहाँ पे अगर देखा जाए चिकुर, सिरोरू, अलक, कुंतल, ये सभी क्या है, ये सभी अगर देखा जाए तो ये केश अथवा बाल का ये जो है सभी पर्यायवाची हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसमें से बताना है कि सिर से लेकर पैर तक वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। सिर से लेकर पैर तक अगर कहा जाए तो उसको एक शब्द में कहेंगे आपाद मस्तक, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते। ठीक है, कौओं के से कोसे ढोर नहीं मरते, इसका लोकोक्त है। इसका अर्थ क्या, मतलब कि बुराई की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होती। ठीक है, बुरे की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होती, तो इस प्रकार ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है इनमें से। तो ब्रज बोली क्या बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है। अवधी बिल्कुल बोली जाती है। कन्नौजी बिल्कुल कन्नौज क्षेत्र में बोली। बघेली, बघेली जो है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो आंसर क्या है, ए पार्ट है, एक और दो और तीन सही है, बाकी जो है सारे गलत हैं। ठीक है, ब्रज कन्नौजी उत्तर प्रदेश और सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और अवधि जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जबकि बघेली जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड में बोली जाती है, सॉरी माफ करिएगा, मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया, यह चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। प्रधानमंत्री उस समय थे नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण जनता का सामाजिक आर्थिक विकास करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर प्रगतिशील बनाना, ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये सभी था। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, युवा संगम पोर्टल चरण 5 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, इसके तहत युवाओं को किन क्षेत्रों में अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो युवा संगम पोर्टल की बात करेंगे तो ये अगर हम देखें तो प्रगति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसमें काम होगा, पर्यटन और परंपराओं के क्षेत्र में काम होगा। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों में, बी एंड सी दोनों में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। देखिए 50 क्वेश्चन हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको करना है अभी वीडियो को लाइक, ठीक है, और चैनल को अगर किया नहीं है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं शुरुआत। चलिए, ये आपको 2 काम जरूर करना है। ठीक है, इसमें आपका कोई फीस नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको आराम से कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से बताना सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से। यहाँ पे असम बिल्कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है। ठीक है, और बिहार की बात करें, बिहार कोसी नदी बिल्कुल बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में है, लेकिन झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार सभी आते हैं, झारखंड हो जाएगा आपका आंसर जो नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि आर्द्रता सूखा किसे कहा जाता है। भूमि आर्द्रता सूखा जो होता है कृषि सूखा को कहा जाता है, कृषि सूखा हुआ तो भूमि आर्द्रता सूखा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या है, ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल का पर क्लिक करते समय कौन सी कुंजी दबाए रखें। अब ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे यादृच्छिक मतलब रैंडम होता है, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको रैंडम। ठीक है, रैंडमली अगर एकाधिक सेल का चयन करने के लिए करना है तो प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय हम कंट्रोल की को दबाते हैं, तो कंट्रोल की आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें एक कैरेक्टर आगे ले जाना है तो उसके लिए हम राइट एरो का प्रयोग करेंगे। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट एरो। एरो की जो होती हैं, इसमें क्या होता है, यदि आप नीचे ऊपर जाना चाहते हैं आगे पीछे तो एरो की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एरो की अब बटन होता है जिसका प्रयोग करा जाता है। तो एक कैरेक्टर आगे जाना तो राइट की। लेफ्ट की का प्रयोग कब करेंगे, जब आप लेफ्ट साइड जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नेटवर्क प्रोटोकॉल इसमें से तो सभी है, अब इसमें से सुरक्षित मतलब सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है। सिक्योर, तो सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल एक है, SSH। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सिक्योर सेल। ठीक है, जो कि एक सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो कि ये डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये क्या है, SS जो होता है ये टेलनेट का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर है। HTTP जो है इसी का एक वर्जन आया है, HTTPS, तो HTTPS इसका सिक्योर वर्जन है। ठीक है, FTP जो है इसका सिक्योर वर्जन है, FTPS। ठीक है, तो इसका ये सिक्योर वर्जन है। तो सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर सिक्योर प्रोटोकॉल पूछा जाएगा तो सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल HTTPS होगा, FTPS होगा और SSH होगा। ठीक है, HTTP हाइपर ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो HTTP का फुल फॉर्म, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल होता है, जो कि ये टेलनेट का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर के लिए जो है ये सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है। ब्लूटूथ जो होता है, डेटा अगर संचारण करना है तो ब्लूटूथ जो होता है ये RF वेव यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का प्रयोग करता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। ब्लूटूथ जो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर जो है ब्लूटूथ काम करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, ई गवर्नेंस में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस में अगर हम देखें तो इसमें जो है डिजिटल सिग्नेचर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमें प्रामाणिकता देना है, ऑथेंटिसिटी देना है और सुरक्षा करना, तो उसके लिए सिग्नेचर का प्रयोग होता है, वो भी डिजिटल वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक और ट्विटर की दुनिया में ESN का फुल फॉर्म बताना है। ESN क्या है, ESN की अगर बात करेंगे इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग। क्या है इसका फुल फॉर्म, एंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग, जो कि दिया गया ए पार्ट में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनिमेशन के शुरुआती और अंत बिंदु सेट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन के शुरुआती और अंतिम वाला बिंदु अगर हमें सेट करना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं की फ्रेम्स। क्या प्रयोग करते हैं, की फ्रेम्स का प्रयोग करते हैं। की फ्रेम्स जो होता है एक ड्राइंग और या शार्ट होता है जो किसी भी स्मूथ ट्रांजिशन के प्रारंभ और समाप्ति बिंदुओं को जो है परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से सार्वजनिक रूप से दर्ज किया जाता है। तो वो होता है ब्लॉकचेन पद्धति। यहाँ पे याद रखिएगा सी पार्ट। ब्लॉकचेन टेक्निक जो होता है एक डिजिटल जो है पब्लिक लेजर है, यानी कि खाता होता है जहाँ पर सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाओं का जो है परमानेंट रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में, ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ट्रांसफर लर्निंग में अगर हम देखें तो उसको कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग करना। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है किसी नए संबंधित कार्य के लिए पहले से प्रशिक्षित मॉडल को, पहले से ट्रेंड मॉडल को अनुकूलित करने की प्रक्रिया कहलाती है फाइन ट्यूनिंग करना। ठीक है, इसमें एक मॉडल शामिल होता है जिसे एक बड़े सामान्य डेटा सेट पर जो है ट्रेंड किया जाता है और फिर इसे एक जो है छोटे कार्य विशिष्ट डेटा सेट पर आगे जो है ट्रेन या फाइन ट्यूनिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइन ट्यूनिंग। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम उचित लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है इनमें से। तो वो होता है इनमें से कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा जो है संचालित या निष्पादित या एग्जीक्यूट किया जाता है। ये जो है निर्देश जो होते हैं
ये किसी विशेष कार्य को करने के लिए उचित प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर पाइथन है, जावा है, सी लैंग्वेज है, सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग के दौरान रैम से प्राप्त डेटा को स्टोर करने के लिए सीपीयू यानी कि सबसे तेज मेमोरी का उपयोग करता है, उस मेमोरी का नाम क्या है इनमें से? तो इसमें से अगर देखें तो कैश मेमोरी हो जाएगा। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी है? 32 बिट होती है। नहीं, ये IPv4 की लंबाई होती है, वर्जन 4 की। 64 बिट होती नहीं है, तो 32 बिट भी नहीं होगी। और अगला ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें कौन सा दिया गया है, 256 बिट, तो ये भी नहीं होगी। तो कितनी होती है? IPv6 जो होता है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट पर डिवाइसों को जो है पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई IPv6 जो है, IPv6 की एड्रेस है जो इसकी लंबाई होती है 128 बिट्स। कितनी होती है? 128 बिट्स होती है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? मलेरिया की अगर बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, इसके कारण होता है, जो ये मादा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी फीमेल एनफ्लीज मच्छर है उसके द्वारा मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के पेटेंट किए गए फार्मूले का उपयोग करके समान दवा बनाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा कॉपीराइट उल्लंघन या पेटेंट उल्लंघन। यहाँ हो जाएगा कॉपीराइट नहीं होगा, पेटेंट उल्लंघन होगा। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का कारण नहीं? इनमें से भूस्खलन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारी वर्षा होना भूस्खलन का कारण। भूस्खलन मतलब मृदाओं का हटना या मृदा का बह जाना, मृदा का कट जाना, तो भारी वर्षा उसमें आता है। ठीक है, वन का नाश करना, वन को उजाड़ना, तो वो भी हो जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी बिल्कुल होता है। वन का रोपण यानी वन को लगाना, तो ये नहीं कारण, ये कारण नहीं है। तो केवल 4 कारण नहीं, बाकी सभी कारण है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मार्केली स्केल की मापनी भूकंप को किस तीव्रता तक मापी जाती है? मार्केली स्केल की मापनी जो होता है ये 1 से लेकर 12 तक की तीव्रता को मापता है, तो यहाँ आंसर ए पर राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में लॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? लॉजिकल क्यूबिट्स की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, तो लॉजिकल क्यूबिट्स जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो क्वांटम क्यूबिट्स का फुल फॉर्म होता है क्वांटम बिट्स। ठीक है, क्यूबिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वांटम बिट्स होता है, जो कि ये मुख्य रूप से एरर करेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉजिकल क्यूबिट्स कई फिजिकल क्यूबिट्स को जोड़कर एरर रेजिलिएंट बनाते हैं। आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 15 अगस्त 1949 को हुआ था, तो आंसर यहाँ पे डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, गैर जीवाश्म ईंधन, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन में किस क्षेत्र की क्षमता सबसे ज्यादा है? गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन में किस क्षेत्र की क्षमता सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा की क्षमता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। इसके बाद आता है पवन ऊर्जा, तीसरे पर नंबर पर आ जाता है हाइड्रो पावर, फिर चौथे पर परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न, सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग में किस प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है? सैटेलाइट आधारित जो रिमोट सेंसिंग होता है उसमें ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव प्रकार के सेंसर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या है? सी ऑप्शन। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। मेघालय पठार की, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिलांग चोटी, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय पठार के ही भाग हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी शिलांग है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? शिलांग है। और मिकर पहाड़ियां जो है ये असम के काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है, जो कार्बी अगलांग पठार का हिस्सा है। और इसकी सबसे ऊंची, मतलब कार्बी अगलांग पठार है, उसका सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है दम्ब चुको। ठीक है, दम्बू चको, दम्बू चको है। ठीक है, दम्बू चंको, दम्बू चंको है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी का लक्षण है? हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी या हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी, ये इसका लक्षण क्या है? तो ग्लेई का विकास होना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये सभी कहा जाता है हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, 17 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, सबसे कम जन घनत्व इसका जिसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में संयुक्त अभ्यास जल प्रहार 2025 का आयोजन कहाँ गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जल प्रहार जो अभ्यास हुआ ये कहाँ पर हुआ है 2025 वाला? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। काकीनाडा और विशाखापत्तनम दोनों जगह जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के मध्य हुआ, ये भी याद रखिएगा, 16 से 22 सितंबर के मध्य। चलिए सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? 2 अप्रैल 2025 को स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है ये भी नई दिल्ली में हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2025 में नेस्ट पहल का जो है किस क्रम का स्थापना दिवस किया गया? नेस्ट पहल की अगर बात करेंगे, नेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है, ट्राइबल स्टूडेंट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि अप्रैल 2024-25 में ये चौथा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान किया है? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया है CIL के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। CIL की अगर बात करेंगे तो इसके द्वारा जो है जारी आंकड़ा जो CIL मतलब फुल फॉर्म क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, और इसने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक लाभांश जो है प्रदान किया। और दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाएगा तो ONGC रही थी, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन थी? ONGC रही थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के योजना आयोग की बात करेंगे तो देखिए, योजना आयोग जब चलाया गया तो उस समय इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसमें जो है प्रथम अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री वही पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब स्थापना किया गया तो इन्हीं के समय में हुआ था, तो यही जो थे ये क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अभी 2015 से इसका जो है बदल कर इसको बंद करके इसकी जगह पे नीति आयोग की शुरुआत किया गया, ठीक है, गठन किया गया है। तो ये अब ध्यान रखें, आप जो है ये नहीं चलती। चलिए राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो है सदैव क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तो यहाँ पर आंसर ए पार्ट करेक्ट, इसको इट इज ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 84 का, तो ए पार्ट सही है, 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें से ये भारत में लागू हुआ था, ए पार्ट हो जाएगा 1937 में। कब लागू हुआ था? 1937 में इसको बनाया गया था। यहीं पर आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक जो है इसमें से आंसर क्या है? तो डी ऑप्शन है, PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है, ठीक है। इसकी भारत में उदारीकरण की शुरुआत या आर्थिक जहाँ से शुरुआत हुई उदारीकरण की, वहीं से आर्थिक सुधार का इन्हें जनक, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 से शुरू हुई थी, और P नरसिम्हा राव जो है सरकार भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। इनके कार्यकाल में मनमोहन सिंह जो थे ये वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक सुधारों को वास्तविक व्यवहार में प्रयोग किया था। इस कारण इन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न के में से कौन NSO द्वारा एकत्रित गरीबी संबंधी डेटा को प्रसारित करता है? तो वो हो जाता है नीति आयोग। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कही गई बातें? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 12 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, जो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य सभी प्राधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा स्मार्ट होम डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। स्मार्ट होम डिवाइस की बात करेंगे इसमें से, तो वो हो जाएगा स्मार्ट थर्मोस्टेट। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, वाईफाई कनेक्टिविटी, आवाज नियंत्रण, ठीक है, और मतलब ऑटोमेटिक जो है इसका लर्निंग करना, और ऊर्जा दक्षता एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, और सेंसर और ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं से स्मार्ट होम डिवाइस बनाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पुराने तालाबों का पुनर्जीवन करना, वर्षा जल संचयन करना, भू जल स्तर सुधार करना, तो ये सभी क्या है, योजना जो है जल संकट और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। तो यहाँ पे जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण हो जाएगा, जो कि आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे जो 91 से लेकर और 100 तक आपके क्वेश्चन में पाई ग्राफ बार ग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसको मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग ने देखा आज तक। वीडियो कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।